ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में जाने से पहले जस्ट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डिसीज़ है, दिस इज़ द ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक्चुअली होता है फेटल एंड कंटेजियस डिसीज़, जो कि कॉज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन द ह्यूमन्स एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस इन द एनिमल्स, राइट? फिर हम लोगों ने ये ट्यूबरकुलोसिस के 2 क्लासिफिकेशन किए थे। ये मेजर जो हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो एक्चुअली सारे बॉडी के पार्ट्स को इन्फेक्ट कर कर सकता है, लेकिन मेन होता है लंग्स में। इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दे के रखा है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो पल्मोनरी थे, पल्मोनरी के अलावा, लंग्स के अलावा जहाँ पे भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, राइट? जो कि होता है लिम्फ नोड, प्लूरल, टीबी ऑफ अपर एयरवे, स्केलेटल। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। So now we are going to start with the एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था, पहली जो ड्रग यूज की गई थी टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, दिस इज द सल्फानिलामाइड, राइट? ये सल्फानिलामाइड एक्चुअली में यूज हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1938 से स्टार्ट हुआ था। और इसका जो एक्शन होता है, ये होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स 2 टाइप के एक्शन होते हैं, एक साइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल मतलब बैक्टीरियाज को किल कर देता है, एंड स्टैटिक मीन्स इसका फर्दर ग्रोथ जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको स्टॉप कर देता है, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जो सल्फानिलामाइड था दैट वाज बैक्टीरियोस्टैटिक, लेकिन इसकी जो एक्शन थी दैट वाज वीक एक्शन। देन हिस्ट्री में फिर दूसरी भी ड्रग आती है, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज डैप्सन। ये डैप्सन जो ड्रग थी वो इफेक्टिव थी अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। अगर इसका डोज होता है वो अगर हाई हो गया, दैट मीन्स इन केस ऑफ हाई डोज इट विल गिव द टॉक्सिसिटी। ओके, तो ये 2 हिस्ट्री के में ड्रग्स थे जो पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन फिलहाल में अभी ये यूज़ नहीं होते हैं। तो अभी ज मेजर यूज़ होने वाले ड्रग्स कौन से हैं? फिर आए थे हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन पीएस मीन्स पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, आइसोनियाज़िड, इथाम्बुटॉल एंड रिफाम्पिसिन। ओके, तो ये हमारा हिस्ट्री था। अब एक्चुअली हम लोग जाएँगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पे। तो हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को। पहला कहलाता है फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड होता है सेकंड लाइन ड्रग्स। तो जो हमारे ये भी जो 2 ड्रग्स है, उनको 2 पैरामीटर पे हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है। जो पहला पैरामीटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ओके, तो मतलब कितना एफिशिएंट होता है ये ड्रग, और दूसरा पैरामीटर होता है दैट इज द टॉक्सिसिटी। अभी फर्स्ट लाइन ड्रग है, मतलब जो सबसे पहले यूज किए जाएंगे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी इफिशियंसी कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स हाई होनी चाहिए। और टॉक्सिसिटी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो ऐसे जो ड्रग्स है उनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स। लेकिन जो सेकंड लाइन ड्रग्स होते हैं, उनमें इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, वो टॉक्सिसिटी इसकी हाई होती है, बट उसकी जो एफिशिएंसी होती है, ये एफिशिएंसी रहती है थोड़ी लो। तो उनको हम लोग बोलते हैं सेकंड लाइन ड्रग। और जो हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, इनमें यह इंक्लूडेड है, पहला है आइसोनियाजिड, दूसरा है इथाम्ब्यूटॉल, तीसरा है पायराजिनामाइड, फोर्थ वन इज द रिफाम्पिसिन। ओके, और जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो
ये जो हमारे ड्रग्स है, इनको ही ड्रग्स को ही शॉर्ट फॉर्म दिया वाला है। जैसे आइसोनियाज़िड को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज़ अ आईएनएच दैट स्टैंड्स फॉर द आइसोनियाज़िड। इथाम्ब्यूटॉल मतलब उसका स्मॉल दैट इज़ ईएमबी, दिस इज़ इथाम्ब्यूटॉल। देन आता है थर्ड पायराज़िनामाइड, इट इज़ गिवन एज़ द पीज़ेड दैट इज पायराजिनामाइड। एंड जो रिफाम्पिसिन होता है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज आरएमपी। ये शॉर्ट फॉर्म्स है ड्रग्स के। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम लोग बोलते हैं एसटीएम। ओके, तो ये जो 3 लेटर कोड होता है ड्रग का, दैट इज गिवन टू द फर्स्ट लाइन ड्रग। फिर हम लोग जाएंगे सेकेंड लाइन ड्रग्स पे। तो जिनकी इफिशियंसी होती है, सेकंड लाइन ड्रग्स मतलब जिनकी इफिशियंसी लेस देन होती है फर्स्ट लाइन ड्रग से, इनकी इफिशियंसी कम होती है, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। साथ में ये अनअवेलेबल है इन द डेवलपिंग कंट्रीज में। और इसमें कौन से ड्रग्स आते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला आता है क्लास है ड्रग का, दैट इज अमीनो ग्लाइकोसाइड, राइट। तो ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है, जिसमें आते हैं कैनामाइसिन, अब इसके साथ में एमी कैसिन। तो ये दो ड्रग आते हैं हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में। उसके बाद में आता है सेकंड वाला क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, जिसका क्लासिक एग्जांपल है फॉर द एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन। थर्ड वाला जो क्लास है दैट इज थायोअमाइड, इसमें आती है ड्रग हमारी इथ्योनामाइड, राइट। बाद में फोर्थ वाला ड्रग कौन सा है? दिस इज पीएएस, मीन्स पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। और बाद में इसमें पॉलीपेप्टाइड भी हम लोग यूज करते हैं, सच एज रियोमाइसिन। एंड ये एंटीबायोटिक भी होता है दैट इज साइक्लोएस्टेरिन। तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग। तो सॉरी, ये होते हैं कहलाते हैं हमारे सेकंड लाइन ड्रग्स। ओके, तो ऐसे दो लाइन ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। वैसे ही और एक आता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड लाइन ड्रग्स। तो थर्ड लाइन ड्रग्स मतलब कौन से कैसे होते हैं वो देखेंगे। पहले ये यूजफुल तो है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कहलाते हैं हमारे थर्ड लाइन। और इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी लेस इफेक्टिवनेस है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल है दैट इज द क्लैरिथ्रो क्लैरिथ्रोमाइसिन। या तो ये क्लैरिथ्रोमाइसिन एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कम इफेक्टिव होता है। और ये जो ड्रग है इनका इफिकेसी प्रूवन नहीं है इन केस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज लीनेज़ोलिन। ओके, सो दैट एग्जांपल इज द सॉरी नॉट ज़ोलिन, लीनेज़ोलिन। ओके, और साथ में और एक ड्रग है which is called as rifabutin। ये रिफाबिटिन इफेक्टिव है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए हम लोग इसको जो थर्ड वर्ल्ड या कंट्रीज होते हैं या फिर पुअर कंट्रीज होते हैं, उसमें यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन कौन से है? दो। कौन सा? फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकंड लाइन ड्रग्स। एंड थर्ड एक लाइन ड्रग्स भी वो ड्रग्स होते हैं जो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में नहीं है, लेकिन यूजफुल है, जिनकी इफेक्टिवनेस कम है, इफिकेसी प्योर दैट इज प्रूवन नहीं होता है। तो उसको अगर हम लोग समराइज करेंगे, और समराइज करने के लिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो अभी वो जो हम लोगों ने ग्रुपिंग किया था, अब उसका अल्टरनेटिव ग्रुपिंग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 ड्रग्स। ये जो ग्रुप 1 ड्रग्स मतलब क्या है? जो एकदम, हाँ, ग्रुप 1 ड्रग्स, राइट। ये जो ड्रग्स है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा पोटेंट होते हैं। और ये
जो पेशेंट के द्वारा ये वेल अ, टॉलरेटेड होते हैं। ओके, वेल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट। ओके। हाँ बेटा, आपका सेफालोस्पोरिन आज ही मतलब ऐड हो जाएगा क्लास के बाद। ओके, सो ग्रुप वन ड्रग्स आर द पोटेंट एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग्स होते हैं, और साथ में इनकी जो एक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं दीज आर। अब जो पोटेंट है मतलब ये क्या करेंगे, जो माइकोबैक्टीरियम है उनको इजीली किल कर देंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं, these are the first line drugs। ओके। हाँ, तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है, these are basically बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। ओके, उसके बाद अब ये हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट लाइन में भी कौन से आए हैं, जो देखो ग्रुप वन में वो ड्रग्स आते हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग है और जिन जो दिए जाते हैं ओरली, इसलिए ग्रुप वन में इंक्लूडेड है फर्स्ट लाइन ओरल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो जिसमें आते हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड एंड द इथाम्ब्यूटॉल आता है। राइट। अब सेकंड वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप टू, जिसमें इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं, और ये भी हमारे बैक्टीरियोसाइडल ही होते हैं, जिनमें इंक्लूडेड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन एंड द कैप्रियोमाइसिन। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज द ग्रुप थ्री, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरो क्विनोलोन्स। ओके, और ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं उनको एक्चुअली में यूज किया जाता है इन द रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में। रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का मीनिंग क्या होता है, जब ये पहले के जो ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, उनका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया माइकोबैक्टीरियम में, देन वी हैव टू यूज द अनदर ड्रग्स, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप थ्री। दीज आर द फ्लोरोक्विनोलोन्स सच एज ओफ्लोक्सैसिन, लिवोफ्लोक्सैसिन, मोक्सिफ्लोक्सैसिन एंड सिप्रोफ्लोक्सैसिन, ये हमारे ड्रग्स है। फिर आता है ग्रुप फोर। अब ये जो हमारे ग्रुप फोर होते हैं, इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो लेस होती है, सो वी कैन राइट डाउन डाउन दे आर द लेस इफेक्टिव। एंड पहला और दूसरा ग्रुप कैसे था, बैक्टीरियोसाइडल था, और ये कैसा रहेगा, दिस इज बैक्टीरियोस्टैटिक रहेगा। ओके, और मतलब ये वाले कौन से है, दीज आर द सेकंड लाइन ओरल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जिसमें आते हैं इथियोनामाइड, देन द प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, दैट इज अटेरिजिडोन एंड पीएएस, और लास्ट जो अल्टरनेटिव ग्रुप बनाया गया है दैट इज ग्रुप 5। एंड जो ग्रुप 5 होता है ये एक्चुअली यूज होता है जो रेजिस्टेंट है, लेकिन it is used in the extensive resistant एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में उसका यूज होता है। अब ये जो ग्रुप 5 ड्रग्स है उनकी इफिकेसी अनक्लियर है। अनक्लियर मतलब अब कंप्लीटली प्रूवन नहीं है। मतलब ये ड्रग्स कैसे है, दीज आर द न्यूअर ड्रग्स फॉर द ट्यूबर दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आता है थायासिडाजोन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लोफाजिमाइन, लिनेजोलिड। ओके, तो ये सारे ड्रग्स आते हैं। तो ये है हमारा अल्टरनेटिव ग्रुपिंग फॉर द किसके लिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जिसमें ग्रुप वन में आते हैं फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग्स, ग्रुप टू में आते हैं इंजेक्टेबल एंटी टीबी ड्रग्स, ग्रुप थ्री में आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, ग्रुप फोर में आते हैं सेकंड लाइन ओरल ड्रग्स, ग्रुप फाइव में आते हैं जिनको एफिकेसी अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन जो एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस होते हैं उसमें वो यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद में एक्चुअल हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल मोइटी। ओके,
So classification which will be depending upon just a minute. हाँ, तो इनमें कौन सी बेसिक केमिकल मॉइटी प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है, दीज आर कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव हम लोगों ने इतने सारे देखे थे, उसमें से कौन सा वाला था? PAS मीन्स पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। फिर जो नेक्स्ट वाला है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द pyridine डेरिवेटिव, और pyridine डेरिवेटिव में आते हैं हमारे आइसोनियाजिड। ओके, तो जो आइसोनियाजिड हो गया, उसके बाद में और एक ड्रग है जिसका नाम है इथियोनामाइड। तो ये ड्रग होते हैं हमारे, दिस आर द कौन से कहलाएंगे? pyridine डेरिवेटिव। और pyridine मतलब कैसा है? ये 6 मेंबर्ड जो होता है, जिसमें एक लगा होता है नाइट्रोजन, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन लगे वाला है। नेक्स्ट जो ड्रग है, दिस ड्रग इज द, अब थर्ड वन इज द पायराजिन डेरिवेटिव्स। ओके, जिसमें जो केमिकल मॉइटी होती है, दैट मॉइटी इज द पायराजिन, इसलिए ये ड्रग का नाम ही क्या होता है? दैट इज पायरा जीनामा जीन अमाइड। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं पायराजीनामाइड। अब ये पायराजीन मीन्स एक नाइट्रोजन की जगह पे अभी कितने नाइट्रोजन आ जाएंगे? देयर विल बी 2 नाइट्रोजन। ओके, और या ये भी होता होता है सैचुरेटेड। उसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रग है, दिस इज फोर्थ क्लासिफिकेशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल classification. So it is the ethylene diamino butanol derivatives. Okay, और नाम ही देख के पता चल चल जाता है, वो ड्रग होती है हमारी इथाम्ब्यूटॉल। ओके, तो ये हो गया इथाम्ब्यूटॉल नाम की ड्रग। फिर इसमें आते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स रहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक कौन सा होता है? दिस इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और लास्ट में कौन से है? जो बाकी के जितने भी सारे के सारे इंक्लूडेड आते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज मिसलेनियस ड्रग्स। ओके, और हाँ, ये जो मिसलेनियस ड्रग्स रहते हैं, उसमें इंक्लूडेड रहते हैं हमारे, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, एक क्लास ही था जो इंक्लूड नहीं होता था, जैसे कौन सा है? दिस आर द फ्लोरो क्विनोलोन्स, यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो दिस आर द फ्लोरो फ्लोरो क्विनोलोन्स। ओके, क्विनोलोन्स। ओके, जिसमें आते हैं हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स कौन से हैं? ओफ्लोक्सैसिन, लियोफ्लोक्सैसिन, मॉक्सिफ्लोक्सैसिन, ये सारे ड्रग्स आते हैं। और दूसरा क्लास रहता है जो हमारा मिसलेनियस ड्रग में ही आता है। पहला है फ्लोरोक्विनोलोन्स, और जो दूसरा वाला क्लास है, दैट क्लास इज द मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स। ओके, तो मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स जो न्यूअर वाले हैं, जैसे आता है हमारा क्लैरिथ्रोमाइसिन होता है, तो ये है कहलाते हैं हमारे मिसलेनियस ड्रग। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बेसिकली दे आर केमिकल क्लासिफिकेशन देखा जाएगा, तो पहला कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, दैट इज पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। सेकंड वन इज pyridine डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं आइसोनियाजिड एंड इथियोनामाइड। थर्ड आता है पायरिजिन डेरिवेटिव, दैट इज पायराजिनामाइड। देन इथिलीन डायअमीनो ब्यूटेनॉल डेरिवेटिव्स, इसमें आता है इथाम्ब्यूटॉल। एंटीबायोटिक्स में आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड मिसलेनियस के दो क्लास है, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स में ओफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन, एंड मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स में जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन ड्रग है, ये इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद में हम लोग अभी वन बाय वन एक एक ड्रग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे
पहली और फेमस ड्रग है, वो कहलाती है हमारी आइसोनियाज़िड और इसी का शॉर्ट फॉर्म कौन-सा लिखा था हम लोगों ने? वी हैव रिटन एज़ द आइसोनियाज़िड को लिखते हैं आईएनएच ओके सो दिस इज़ आइसोनियाज़िड और अगर शॉर्टकट में और सिंगल अल्फ़ाबेट में होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे एच ओनली दैट इज़ आइसोनियाज़िड। अब ये जो आइसोनियाज़िड है, इसका एक्चुअली नाम देखा जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राज़ाइड ओके तो हाइड्राज़ाइड ये हमारी ड्रग है जिसका पूरा एक्चुअली नाम क्या है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राज़ाइड ओके और ये किससे बने वाला है इस रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग पिरिडिन रिंग दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ पिरिडिन डेरिवेटिव ओके अभी ये जो हमारा आइसोनियाज़िड है, इस आइसोनियाज़िड का अगर हम लोग केमिकल नेम लिखेंगे, तो ये पहले क्या हो जाएगा? धिस नेम इज़ द इसको हम लोग बोलेंगे पिरिडिन रिंग होगी, ओके? ये पिरिडिन रिंग हो गया। उसके बाद में यहाँ से नंबरिंग चालू कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 4 पोज़ीशन पे सबसे पहले कौन लगे वाला है? ये वाला CO और उसके बाद में आता है मतलब कौन हो गया? 4 पोज़ीशन पे आता है कार्बोक्जिलिक ओके कार्बोक्जिलिक और कार्बोक्जिलिक के साथ में क्या लगे वाला है कार्बोक्जिलिक एसिड एंड ये एन जो दो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राज़ाइड इसलिए जो आइसोनियाज़िड है उसका एक्चुअली नेम क्या है that is pyridine for carboxylic acid हाइड्राज़ाइड ये इसका केमिकल नेम होता है और इसके बारे में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे एक्टिविटी के बारे में तो ये जो होता है वो बैक्टीरिया ये फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है मतलब ये बैक्टीरिया को क्या करता है वो करता होगा किल करता होगा इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे bactericidal or we can simply call it as a tuberculocidal ड्रग होता है मतलब उसकी एक्टिविटी किल करने वाली होती है और ये जो एक्ट होता है वो एक्ट होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलरली यस extracellularly as well as the intracellular ओके तो इसकी एक्टिविटी एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज रहती है इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी अब ये जो हमारा बने वाला है ये इसमें ये बने वाला है अलग अलग ग्रुप से बने वाला है तो इन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं वो देखते हैं जिसमें एक पहला पार्ट आता है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे जो इसमें पिरिडिन रिंग है और सी डबल बॉन्ड होता है ओके तो कितना पार्ट आ गया इसमें का ये वाला जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइसोनिकोटिल राइट सो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आइसोनिकोटिल पार्ट और जो दूसरा पार्ट बचे वाला है उसको हम ये वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज हाइड्राज़ाइड ओके सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हाइड्रा हाइड्राज़ाइड पार्ट तो पहला पार्ट है दैट इज आइसोनिकोटिल पार्ट दूसरा पार्ट है दैट इज हाइड्राज़ाइड पार्ट और ये जो दोनों का भी दोनों में से कुछ पार्ट कंबाइन होके भी एक पार्ट बनता है जैसे यहाँ ये इधर का ये अपना पिरिडिन रिंग अगर हम लोगों ने छोड़ दिया है ओके सो सॉरी सॉरी एक करेक्शन करना है राइट पहला पार्ट है दैट इज आइसोनिकोटिल पार्ट राइट उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट बचे वाला है ये वाला पार्ट ये अभी अमाइड नहीं है दिस इज द हाइड्राजीन पार्ट ओके सो दिस इज द हाइड्राजीन पार्ट ओके और उसके बाद में जो अमाइड बनता है ये वाले पार्ट के साथ में
जो मिलके बने वाला है, दिस इज द अमाइड पार्ट, इसलिए इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजाइड पार्ट। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पहला है आइसोनिकोटिल। ओके, मतलब कौन सा हो गया? आइसोनिकोटिल एसिड, और क्या बोलता है? हाइड्राजाइड। ओके, तो ये वाला पार्ट जो ब्लू में दिखाया वाला है, दैट इज हाइड्राजाइड पार्ट। और ये हमारा कौन सा है? एन एंड एन वाला, दैट इज द हाइड्रोजन पार्ट। और हाइड्रोजन का मतलब ही क्या होता है? दिस इज बेसिकली N2 एंड H2, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये होता है हमारा थोड़ा सा केमिकल नेचर है आइसोनियाजिड का। उसके बाद में हम लोग काम की चीज पे जाते हैं। ये कहलाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड जो होता है वो इनिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ द माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन द बैक्टीरियल सेल, जो मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड। तो उसका सिंथेसिस को इनिबिट करता है। और कैसे, वो देखेंगे। ये हमारी ड्रग है, आईएनएच मींस आइसोनियाजिड। ये आइसोनियाजिड जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, मींस आइसोनियाजिड एंटर इनटू द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में एंटर करने के बाद में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है कैटालेज पेरोक्साइड एंजाइम। और ये जो कैपेटालिस पेरोक्साइड का एंजाइम होता है, और वो भी किसमें है? इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे किसमें एंटर किया उसने? आइसोनियाजिड ने बैक्टीरिया में। बाद में जो कैटालिस पेरोक्साइड एंजाइम होता है, विच इज गिवन बाय द, उसको जीन बोलते हैं, दैट इज कैटजी जीन। ओके, सो जो हमारा कैटजी जीन होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैटालिस पेरोक्साइड एंजाइम। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हमारी ड्रग को कन्वर्ट करता है। सो दिस विल कन्वर्ट द INH, मतलब कौन है? आइसोनियाजिड इनटू इनटू द रिएक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, तो कहा क्या हो गया? आइसोनियाजिड एंटर कर दिया बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में कैटालाइज पेरोक्साइड एंजाइम होता है, वो एंजाइम कन्वर्ट करता है आइसोनियाजिड को इन द रिएक्टिव मेटाबोलाइट। अब ये जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं, ये फॉर्म करते हैं एडक्ट। Okay, so these will form the adduct. Okay, तो पहला जो क्या बन गया है? रिएक्टिव मेटाबोलाइट। ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट ने फॉर्म किए हैं एडक्ट, किसके साथ में? ये एक तो किसके साथ में? एनएडी के साथ में, और दूसरा किसके साथ में? एनएडीपी के साथ में इसने एडक्ट फॉर्म कर दिया वाला है। ओके, जस्ट मिनट। एडर। ओके, तो दिस हैव, मतलब कौन है? रिएक्टिव मेटाबोलाइट। रिएक्टिव मेटाबोलाइट को हम लोग क्या नाम दे देंगे? एम। सो यहाँ पे एम प्लस एनएडी एंड यहाँ पे एम प्लस एनएडीपी का एडक्ट बन चुका है। जो एडक्ट जो होता है वो इनिबिट करता है आईएनएच एंड कैस ए, राइट? तो ये आईएनएच एंड कैस ए, ये एक्चुअली में होते हैं हमारे जीन के प्रोडक्ट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द माइकोलिक एसिड। ओके, तो बताओ, ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट ने एनएडी के साथ में एडक्ट फॉर्म किया और इनिबिट किया दो जीन मेड प्रोडक्ट को, जाती है दैट इज आईएनएच एंड द कैस ए को। और जिसके वजह से इनिबिट हो जाएगा सिंथेसिस, दैट इज डिक्रीज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द माइकोलिक एसिड। ओके, तो ये हो गया एनएडी के साथ में उसने जब इन्होंने जब रिएक्टिव मेटाबोलाइट ने एडक्ट फॉर्म कर दिया तब। फिर दूसरा है हमारा एनएडीपी के साथ में इन्होंने एडक्ट फॉर्म किए मेटाबोलाइट्स ने, और जिसके वजह से डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का इन्होंने इनिबिशन कर दिया होता है।
और ये जो डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं डीएनए के सिंथेसिस में। मीन्स नाउ दे आर गोइंग टू इनहिबिट द डीएनए synthesis. Okay, so inhibit the डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है आइसोनियाजिड का। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आइसोनियाजिड? तो हम लोग क्या देख रहे थे? मैकेनिज्म ऑफ आइसोनियाजिड स्टार्टिंग विद द ड्रग। ड्रग एंटर होता है बैक्टीरिया में, फिर वहां पे जो एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेस पेरोक्साइड एंजाइम, जिसको बनाता है CATG gene is responsible for the production of this enzyme. ये एंजाइम कन्वर्ट करता है हमारे ड्रग को रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो दोनों के साथ में फॉर्म करते हैं एडक्ट। ओके, मतलब मेटाबोलाइट एंड ये NAD एंड NADP का मिलके बनेगा एडक्ट। पहला जो एडक्ट है वो इनिबिट करता है INH एंड CAS-A, जो जीन प्रोडक्ट है which are responsible for the synthesis of mycolic acid, जिसके वजह से सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है माइकोलिक एसिड का। ओके, दूसरा जो मेटाबोलाइट है वो फॉर्म करते हैं एडक्ट विद द NADP, जो इनहिबिट करते हैं डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जिसकी वजह से इनहिबिट होता है डीएनए सिंथेसिस। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, अब जैसे हम लोगों ने बोला है ना कि आप इन्होंने क्या फॉर्म किए हैं? रिएक्टिव मेटाबोलाइट। तो आयनएच एंटर इनटू द बैक्टीरिया, देन यहाँ पे जो कैटालाइज पेरोक्साइड एंजाइम है वो किस क्या कर रहा है? कन्वर्ट करता है हमारी ड्रग दैट इज द INH, दैट इज आइसोनियाजिड। ओके, को रिएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमारे रिएक्टिव मेटाबोलाइट कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला रिएक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज आइसो निकोटीन अल्डेहाइड, राइट? सो राइट, वी विल राइट डाउन आइसो निकोटील अल्डेहाइड। अल्डेहाइड ये एक हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड जो प्रोडक्ट है, इस अब यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? आइसो निकोटिनिक एसिड। सो दिस इज द आइसो निकोटिनिक आइसोनिकोटिनिक एसिड। और जो हमारा लास्ट में एक थर्ड वाला जो बच्चे वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे कोई NH लग गया, मतलब क्या बन गया वो? अमाइड। सो इसको हम लोग सिंपली लैंग्वेज में लिखते हैं आइसो निकोटीना amide, मतलब isonicotinamide. These are the reactive metabolites which form the adduct with the NAD and NADH, sorry NADP, right? तो ये हो गया रिएक्टिव मेटाबोलाइट। अब हम लोग देखेंगे ये जो आइसोनियाजिड होता है, इस आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पार्ट लिख के रखे वाला है। जैसे केमिस्ट्री में जाके देखेंगे तो NH एंड NH2 दैट इज N2 एंड H2, मतलब कौन सा होता है? दिस इज द हाइड्रा अजाइड है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इनके बारे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन को नंबर देंगे 1 और दूसरे नाइट्रोजन को नंबर देंगे 2। और साथ में नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है ना, तो पहले को हम लोग लिख देते हैं, दिस वी विल राइट डाउन R1 एंड वी कैन राइट इट डाउन एज अ R2। अब हम लोगों को देखने का है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज होते हैं। ओके, तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये नाइट्रोजन कौन सा नंबर का है? फर्स्ट नंबर का। इसलिए पहली एक्टिविटी और पहली स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? N1 नाम का जो
नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन अगर हुआ, तब एक्टिविटी जो होती है वो डिमिनिश हो जाती है। इसलिए N1 नाइट्रोजन इट शुड बी रिमेन अन सब्स्टि अनसब्स्टिट्यूटेड। ओके, तो ये हमारा पहला वाला जो है वो हमेशा होना चाहिए अनसब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन। फिर चले जाएंगे हम लोग हमारे सेकंड वाले नाइट्रोजन। अब ये सेकंड वाला जो नाइट्रोजन है, इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे तो ये, हाँ जस्ट मिनट, तो ये जो सेकंड वाला जो नाइट्रोजन है, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है हमारे R1 R2, मतलब क्या होता है, these are the alkyl group, so we can write down second, that is जो नाइट्रोजन है N2 नाइट्रोजन, this N2 नाइट्रोजन can be substituted with the alkyl group. Okay, so this can be substituted with the अल्किल ग्रुप। ओके, तो अल्किल ग्रुप से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और अगर ये स्पेसिफिकली देखा गया है, जैसे हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, एक R2 वाला जो पार्ट होता है, तो R2 को अगर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है आइसोप्रोपिल ग्रुप से, मतलब R2 की जगह पे किसको डाल दिया, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल ग्रुप। अगर हम लोगों ने आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दिया R2 पे, तो हमारी ड्रग हो जाती है दैट इज इप्रोजिना, सॉरी, दैट इज इप इप तो आइसोप्रोपिल ग्रुप से अगर हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो जो हम लोगों को ड्रग मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज इप्रोनिया ज़ेड। और ये जो हमारा इप्रोनियाज़िड होता है, दिस इप्रोनियाज़िड इज बेसिकली द साइकोमोटर स्टिमुलेंट। ओके, सो साइकोमोटर स्टिमुलेंट होता है। सो यह हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं इन द एंटी एज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। मतलब यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना जाए चाहते हैं, तो क्या पता होना चाहिए, जो पहला नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड। देन जो सेकंड नाइट्रोजन होता है, दिस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद द टू अल्किल ग्रुप्स। और ये दो अल्किल ग्रुप में से एक अल्किल ग्रुप अगर हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है, तो this drug is called as iproniazid, which is psychomotor stimulant drug होता है, राइट। अब हम लोग ये जो हमारा आइसोनियाजिड है, इसका देखेंगे फार्माको काइनेटिक्स। मतलब इसका सबसे पहला आएगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन उसका रैपिड एंड कंप्लीट होता है। इसका एब्जॉर्प्शन का रेट स्लो किया जा सकता है, होता है विद द फूड। एंड इसका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आता है 1 to 2 आवर्स में। एक बार ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, तो बाद में ड्रग का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ड्रग का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरे बॉडी के टिश्यूज एंड फ्लूइड्स में, इंक्लूडिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ में ये इजीली क्रॉस करता है प्लासेंटा एंड ब्रेस्ट मिल्क में भी ये एंटर कर देता है। और इसका जो प्रोटीन बाइंडिंग होता है, इट इज ओनली 10 to 15%। और थर्ड जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो होता है लिवर में, दैट्स व्हाई हेपेटिक मेटाबॉलिज्म विद द विच इज वेरी फास्ट। ओके, एंड इट इज द स्लो, दैट इज एसिलेटर। ओके, हाँ, दैट इज एसिटाइलेशन वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेटर्स। ओके, उसके बाद में जो इलिमिनेशन का पार्ट होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हाफ लाइफ इलिमिनेशन होता है, तो फास्ट जो एसिटाइलेटर्स होता है, दैट इज इनका होता है 30 to 100 मिनट्स। एंड जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, उनका रहेगा 2 to 5 आवर्स। ओके, लेकिन इम्पेयरमेंट अगर होता है, दैट इज हिपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट में, ये टाइम बढ़ भी जाता है।
और इसका एक्चुअल एक्सक्रीशन होता है इन द यूरिन। मतलब यूरिन में कितना होगा, 75 टू 95% एक्सक्रीशन होता है एंड कुछ एक्सक्रीशन होता है इन द फीसेस। तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द आइसोनियाजिड। अब आइसोनियाजिड का हम लोग देखेंगे ड्रग इंटरैक्शन, मतलब ये इसका एक्चुअली में ड्रग इंटरैक्शन क्या क्या होता है और किसके साथ में क्या क्या करता है वो देखेंगे। ये एक वर्ड याद रखने का, और वो वर्ड क्या है, ये आइसोनियाजिड है, ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स मींस जो माइक्रोसोम्स में एंजाइम्स रहते हैं, जैसे हमारे कौन से है, साइटोक्रोम्स वाले एंजाइम है, उन एंजाइम को ये इनिबिट करता है। मतलब इन एंजाइम के द्वारा जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा था बाकी ड्रग्स का, वो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। सो ये ड्रग ने, आइसोनियाजिड ने क्या किया, इट हैव डन द माइक्रोसोमल एंजाइम्स का इनिबिशन कर दिया है, और जिसके वजह से अब वो जो ड्रग्स है उनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस INH is going to inhibit inhibit the माइक्रोसोमल एंजाइम्स। कौन से माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम, और सबसे ज्यादा कौन सा वाला होता है, साइटोक्रोस, दैट इज CYP3A4, एंड हमारा नेक्स्ट होता है दैट इज साइटोक्रोम जो P450 के ये सब वाले हैं, दैट इज 2C19, 2C19। सो 3 एंड 4 एंड 2 एंड 19, ये आइसोनियाजिड इनिबिट करता है इन माइक्रोसोमल एंजाइम्स को, जिसके वजह से अब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज होता है, वो इन ड्रग्स का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा जिनका मेटाबॉलिज्म ये एंजाइम्स करते हैं। जैसे हमारी ड्रग होती है जिसका नाम है फिनेटोइन। ओके, फिनेटाइन हो गया, उसके बाद में आते हैं हमारे कार्बामाजेपिन, डायazepam, डायazepam। ओके, उसके बाद में कार्बामाजेपिन, राइट। तो ये जो ड्रग्स है इनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। फिर से ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, इसके बाद में आता है सेकंड टाइप ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, बात करते हैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्प्शन को ही डिक्रीज करता है, और वी कैन से सिंपली दिस विल इनिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ और ड्रग। और अपनी वाली ड्रग कौन सी है फिलहाल में की, आइसोनियाजिड। ओके, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजिड, एंड एक तीसरी भी ड्रग होती है, और उस ड्रग का नाम है PAS, दैट इज पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है, दिस विल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, और किसका मेटाबॉलिज्म, इन ऑफ द आइसोनियाजिड, दैट इज INH। मतलब तीन हमारे ड्रग इंटरेक्शन है आइसोनियाजिड के। पहला ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ये आइसोनियाजिड जो होता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स का को इनिबिट कर देता है, जैसे कि साइटोक्रोम 3A4 एंड साइटोक्रोम 2C19, जिसके वजह से इन एंजाइम्स के थ्रू जो मेटाबॉलिज्म होने वाला था ड्रग्स का, वो कम हो जाता है। जैसे कि कौन से ड्रग्स है, फेनेटोइन, डायजेपाम, कार्बामाजेपिन, जिसके वजह से इन ड्रग्स का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो सेकंड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो डिक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोनियाजिड, और पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है वो इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ आइसोनियाजिड इटसेल्फ। तो ये कहलाते हैं ड्रग इंटरैक्शन। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने उसको दे दिया ग्रेटर देन 10% से, तो
ये क्या कॉज करता है? दिस विल कॉज द दैट इज माइल्ड इंक्रीज इन द एलएफटीज, राइट? तो जो कि कितना होता है 10 to 20%। देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वोमिटिंग, ये डोज डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद में 1 to 10% में आता है डिजीनेस, स्लर्ड स्पीच, लिथार्जी, ओके, ये आते हैं। और लेस देन 1% में अग्रनुलोसाइटोसिस, एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये है एडवर्स इफेक्ट। सो इन ग्रेटर देन 10% में माइल्ड इंक्रीज इन द LFTs, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वोमिटिंग। 1 से 10% में डिजीनेस, स्लर्ड स्पीच, एंड लेस देन 1% में अग्रानुलोसाइटोसिस, एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एडवर्स इफेक्ट। तो ये दो दो है ड्रग इंटरेक्शन एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द आइसोनियाजिड। अब अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आइसोनियाजिड है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो कैसे होता है? ओके, सॉरी, मेटाबॉलिज्म नहीं, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। एंड आइसोनियाजिड का हम लोग देख लेते हैं सिंथेसिस। ये एक ही ड्रग का हम लोग सिंथेसिस देखने वाले हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में है। ओके, तो हम लोगों को क्या चाहिए? पहले तो एक रिंग चाहिए, दैट इज pyridine रिंग। pyridine रिंग के साथ में लगे वाला है मिथिल। नंबरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, सो 1 2 3 एंड 4, दैट्स व्हाई इट विल कॉल्ड एज 4 मिथिल pyridine। और 4 मिथिल pyridine का होता है ऑक्सीडेशन, मीन्स एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बन गया है? दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, अभी अभी पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड एज आइसोनिकोटिनिक आइसोनिकोटिनिक एसिड होता है। ओके, अब उसके बाद में इसको रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ द, अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा वाटर। ओके, तब यहाँ पे बन जाता है हमारा ड्रग आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड इज द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ द 4 मिथिल पाइरिडिन। तो ये हो गया हमारा आइसोनियाजिड। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आइसोनियाजिड यूज़ करते रहेंगे, तब वो जो बैक्टीरियम होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उनमें डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस। और इसको कह लेते हैं हमारे रेजिस्टेंस इज विच इज डेवलपिंग फॉर द आइसोनियाजिड। और वो दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। पहला टाइप होता है हाई लेवल रेजिस्टेंस एंड दूसरा कहलाता है लो लेवल रेजिस्टेंस। ओके, अब ये जो हाई लेवल रेजिस्टेंस होता है, अभी हम लोगों ने पहले एक जीन देखा था, दैट इज कैटजी जीन। ओके, सो दिस हाई लेवल रेजिस्टेंस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द, कौन सा जीन बोला था हम लोगों ने? दिस इज द कैट जी जीन के साथ में एसोसिएटेड रहता है। और यहाँ पे कैट जी मतलब क्या बनाने वाला है? हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है ना, दैट इज इट इज गोइंग टू कोड फॉर द कैटालाइज कैटालेस पेरोक्सीडेज। ओके, तो ये हो गया हमारा कैटजी जीन के साथ में। ओके, दूसरा वाला है दैट इज द लो लेवल रेजिस्टेंस। और ये जो लो लेवल रेजिस्टेंस होता है, ये भी एसोसिएटेड रहता है, लेकिन वो एसोसिएटेड रहता है जीन प्रोडक्ट के साथ में। और वो जीन प्रोडक्ट होता है दैट इज INH ए। ओके, हम लोगों ने ये भी देख के रखा वाला है, दैट इज INHA। और ये INHA होता है दिस इन कोड फॉर द टारगेट एंजाइम। ओके, just a minute. So this will be encoding for the target enzyme। और जैसे हमारा असाइल दैट इज कैरियर प्रोटीन जो रिडक्टेज होता है। ओके, मैं लिख दूं क्या? सो दिस हाई लेवल रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद द कैटजी जीन एंड
जो दूसरा होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द आईएनएच-एजी, राइट? अब ये जो तो इस तरीके से डेवलप होता है एक्चुअली में रेजिस्टेंस इन द आइसोनियाज़िड। अब ये हम लोग उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं कैसे होता है। ये एंटर होता है तो ये जो कैटजी जीन होता है दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैटालिस पेरोक्साइड एंजाइम। और कैटजी जीन में ही अगर मतलब ये जो जीन में है वो चेंजेस आ गए हैं, मतलब यहाँ पे इस जीन में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया फॉर द आइसोनियाजिड, तब ये जो जीन है वो तो एक्सप्रेस करता रहेगा मतलब वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा कैटालाइज पेरोक्साइड एंजाइम को, ओके, जो कि कन्वर्ट कर देगा किसमें, रिएक्टिव मेटाबोलाइट में। मतलब रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है तब चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर जीन के फंक्शन में, जिसके वजह से ये नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाते हैं। और दो टाइप के रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं, पहला रेजिस्टेंस हाई लेवल रेजिस्टेंस एंड दूसरा रेजिस्टेंस होता है लो लेवल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है आइसोनियाजिड का। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है इसलिए हम लोगों ने उसको बहुत डिटेल में पढ़ के रखा है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो वेरी फास्ट एंड हम लोग बाकी के भी ड्रग्स उसमें कवर करेंगे।